हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग रेनबो पार्ट 2 के जो क्या कहते हैं प्रो सेक्शन है, उसका एक और चैप्टर है जो कि क्या है आपका द आर्टिस्ट, है ना। द आर्टिस्ट। और वो किसके द्वारा लिखा गया है? शिगा के द्वारा। ये भी आप एक आपका क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। हमेशा आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, यानी कि द आर्टिस्ट भी जो है सो एक आपका क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, और इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में हम जानेंगे, किसके बारे में? शिगा के बारे में। उसके बाद हम लोग चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीकों से लाइन बाय लाइन करेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं। यही है भाई साहब। अब कहता है शिगा वॉज अ फेमस द जापानीज राइटर। ये कहाँ के हैं? एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी जो आपके राइटर हैं वो कहाँ के हैं, ये सबसे वैलिड क्वेश्चन रहेगा। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये तो हमेशा वो जापान से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उन्हें जापानीज कहा गया, जापानीज राइटर। ऑफन कॉल्ड द गॉड ऑफ द नॉवेल, इनको ये कहा गया। ये आपके लिए वैलिड पॉइंट है, ये हमेशा ध्यान रखना है। जो इनको अक्सर क्या कहा जाता था? क्या? द गॉड ऑफ द नॉवेल इन जापान। मतलब जापान में जो उनको जो है सो क्या कहा जाता था? द गॉड ऑफ द नॉवेल। हमेशा याद रखना है। वो कहाँ के हैं? जापान के। हमेशा याद। बिकॉज, क्यों? इसका रीजन भी दिए हैं। इसका रीजन भी क्या दिए हैं? क्या एक सेकेंड, इसका रीजन क्या दिए हैं? बिकॉज हिज यहाँ पे किसके लिए आया है? शिगा साहब के लिए, है ना। हिज सिंपल, प्योर एंड द रियलिस्टिक राइटिंग स्टाइल, है ना। सिंपल, प्योर एंड द रियलिस्टिक राइटिंग स्टाइल्स, इसी के चलते जो है तो इनको क्या कहा जाता है जापान में? द गॉड ऑफ द नॉवेल इन जापान। क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको याद रखना है, शिगा साहब जापान से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनको जापानीज राइटर कहा जाता है, और द गॉड ऑफ द नॉवेल कहा जाता है इनको जापान में, क्योंकि इनका जो राइटिंग है, यानी कि लिखने का तरीका बहुत ही साधारण भाषा में रहता है। प्योर, जो समझने में भी क्या हो, और रियलिस्टिक, है ना, जो रियलिटी को बताता है, क्रिएटिविटी को बताता है, किसी टैलेंट को बताता है ना, वो स्टाइल है उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी, है ना। ये अपने आप में एक क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो है सो कुछ और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्या है नहीं है। इनका जो जन्म हुआ था, ये याद रखेंगे, इनका जन्म हुआ था 18, है ना, 1883 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1971 में। ये सब बात याद रखने वाला है, क्योंकि एग्जामिनेशन में डेथ और डेथ ऑफ बर्थ दोनों पूछता है। याद रखेंगे। ही यहाँ पे कौन है? आपके शिगा साहब। वो कहाँ से बिलोंग करते थे? मॉडर्न जापानीज लिटरेचर पीरियड, है ना। हिज राइटिंग मेनली डिस्क्राइब्स, इनका जो राइटिंग होता था वो क्या डिस्क्राइब क्या करता है? क्या? ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में, है ना। किसके बारे में? फैमिली रिलेशन के बारे में, एंड द डेली लाइफ के बारे में, डे टू डे लाइफ के बारे में, रोजमर्रा हमारा जो जीवन होता है उसके बारे में। उनका जो लिखने का जो लैंग्वेज होता है ना, बहुत ही सिंपल होता है, बट वो हमें बहुत कुछ सिखा करके जाता है, बहुत ही डीपली इमोशनली रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे और बात करते हैं। उनका जो फेमस एक वर्क रहा है, वो क्या रहा है ना। अ डार्क नाइट्स पासिंग्स इज द मोस्ट फेमस नॉवेल। इनका जो है तो एक फेमस नॉवेल है, कौन? अ डार्क नाइट्स पासिंग, है ना। एट द किनोसाकी, ये जो है सो एक जापान में एक हॉट स्प्रिंग जगह है, याद रखेंगे। और ये है क्राइम। ये सब बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, 2-3 चीज बात। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है इनका जो राइटिंग स्टाइल्स है वो क्या है, सो देख लेते हैं। शॉर्ट एंड द क्लियर सेंटेंस, ठीक है। साइकोलॉजिकल डेप्थ, मतलब समझने वाला, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज रहता है, लेकिन उस सिंपल लैंग्वेज को कैसे आप समझते हैं, किस तरीका से लेते हैं, वो आपको समझना है, ठीक है। रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ, ठीक है, ये चीज है। अब जो है सो नया चीज यहाँ पे दिया गया है आपको, ये पूरा जो जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसी के बारे में सारा
यहाँ पे दिया गया। कहता है शिगा नोए वॉज अ फेमस जापानीज नॉवेलिस्ट, इनको ये भी रखेंगे, जापानीज नॉवेलिस्ट नोन फॉर हिज द रियलिस्टिक एंड द सिंपल स्टाइल। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द मॉडर्न जापान, इसीलिए है ना। हिज फेमस वर्क इंक्लूड अ डार्क नाइट, द पासिंग एंड एट द किनोसाकी। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इस चैप्टर के जो बारे में हम लोग पढ़ेंगे, द आर्टिस्ट के बारे में, ठीक है, द आर्टिस्ट के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे, है ना। सो ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही दिखाता है एक मतलब एक हमारे समाज में जो एक मतलब बच्चा जो होता है ना, वो करना क्या चाहता है, ठीक है। या तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स के प्रेशर में, या नहीं तो अपने समाज के प्रेशर में अपने लाइफ को जी रहा है, ठीक है। ये बच्चा जो है ना, इसका नाम रहता है शेबी, है ना। ये भाई साहब बहुत ही क्रिएटिव माइंड का रहता है ना। ये बाद में पता चलता है, लेकिन इनके पेरेंट्स जो बच्चा करना चाहता है ना, वो करने नहीं देते हैं, ठीक है, वो करने नहीं देते हैं। इनका करना क्या, सेबी का क्या होता है ना, लौकी लेकर के यानी कि कद्दू लेकर के उसको क्या रहता है, उसको छीलना होता है, उसको पॉलिश करना होता है, उसके अंदर से सीड्स को निकालना होता है और उसके अंदर टी लीव्स को डालना होता है, यही उसका काम होता है, ठीक है। दूसरी बात, वो क्या करता है ना, मार्केट में जाता है। स्कूल के नॉर्मल बच्चे क्या होते हैं, स्कूल से आए अपने खेलने कूदने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ये बच्चा ऐसा नहीं करता है। ये बच्चा जो है सो मार्केट जाता है और लौकी ढूंढते रहता है, जो कहाँ पे उसको अच्छे वाला लौकी मिले, ताकि वो आसानी से उसको छील सके, पॉलिश कर सके, सुखा सके, है ना। ये सब चीज़ है और ये बात सब जो है सो इसके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, इसकी मम्मी को भी पसंद नहीं है। इवन कि जब ये स्कूल जाते हैं ना, तो ये ऐसा मतलब अपने लौकी को लेकर के एक्साइटेड रहता है, अपने काम को लेकर के एक्साइटेड रहता है बच्चा, जो अपने स्कूल में भी लेकर के चला जाता है। इवन कि उसके टीचर भी जो है सो उसको डांटते हैं, है ना। उसके बाद टीचर कंप्लेन करते हैं उनके पेरेंट्स के पास। ये सब हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। टीचर भी नहीं पूछते हैं जो आखिर इसका रीजन क्या है ना। टीचर भी नहीं पूछते हैं जो इसका रीजन क्या है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। और ना ही पेरेंट्स, तो खैर कोई बात ही नहीं है। पेरेंट्स जो है तो एक बार ना ही पेरेंट्स पूछते हैं और ना ही टीचर पूछते हैं। उनके पेरेंट्स के एक फ्रेंड्स होते हैं, वो भी नहीं पूछते हैं, उनके भी घर आते हैं। तो एक बार बच्चा क्या होता है ना, पॉलिश कर रहा होता है, तो दोनों जो है सो उसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन वो पेरेंट्स यानी कि ना हो उसके फ्रेंड्स और ना ही उसके पेरेंट्स में से ना ही माँ और ना ही पापा उसके पूछते हैं जो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। फाइनली क्या होता है ना, जब स्कूल में जो है सो पॉलिश करते हुए सेबी जब पकड़ा जाता है, तो वो लौकी को जो है सो ले लिया जाता है, ठीक है। और इसके घर पे कंप्लेन करते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, जो स्कूल में लौकी रहता है सेबी वाला, वो किसी पोर्टर को दे देते हैं और वो पोर्टर जो है सो अपने नीड के अकॉर्डिंग, है ना, उसको बेच देता है, ठीक है। और वो जिससे बेचता है वो और कुछ पैसे और एक्स्ट्रा लगा करके मतलब बेचता है, एक्स्ट्रा देता है, लेकिन किसी को ये पता नहीं है एक्चुअली वो कितना में बिका है, ठीक है, सोल्ड आउट हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, जो उस बच्चा को तो ये सब जो है सो करने से मना कर देते हैं। फाइनली इसको पिटाई भी लगता है, अच्छा खासा पिटाई भी लगता है। उसके बाद ये लौकी को छीलना कदवा ये सब करना क्या कर देता है, बंद कर दे। बहुत सारे मतलब इसमें कहानी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा क्या है। मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट समरी बता दिया है। उसके बावजूद भी ये ड्राइंग भी करना शुरू कर देता है। वो ड्राइंग भी इसके पेरेंट्स को पसंद नहीं है। इसके पेरेंट्स ये भी नहीं पूछते हैं आखिर क्यों, आखिर करना क्या चाहता है। मतलब जो जो भी ये काम करता है उसे यानी कि टैलेंट को क्या करना, दबा देना, कहने का मतलब ये है। तो यही जो है सो अवेयरनेस है, इसी के बारे में जो है सो ये इसी से हमें ये पता चलता है। जो एटलीस्ट पेरेंट्स को भी तो कम से कम एक बार पूछना चाहिए ना, जो आखिर ये क्यों कर रहा है। उसके बाद अगर पेरेंट्स नहीं पूछते हैं तो टीचर को भी तो पूछना चाहिए ना, जो आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तो यही चैप्टर में ओवरऑल हम लोग ये सब चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात है जो इसको हम लोग याद रखेंगे, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।